वो 1 बन जाएगा और dpm इंटू du बन जाएगा, जैसा कि न्यूटन्स मैकेनिक्स में होता है. लेकिन यहां पर आप कैलकुलस थोड़ी सी इस्तेमाल करें तो जो फैक्टर ब्रैकेट्स में है इसके 2 हिस्से बन जाते हैं. जब आप इस अलजेब्रा से गुजर जाते हैं तो mu इंटू डी यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वेड ओवर सी स्क्वेड टू द पावर 3/2 बचता है. इसको अब यूडीपी में डालें और इंटीग्रेट करें 0 से u तक. वो इसलिए कि अगर एक फोर्स किसी जिस्म के ऊपर अमल करती है और उस जिस्म की स्पीड 0 से u तक पहुंचती है तो टोटल काम उस मोमेंटम को इंटीग्रेट करने से मिलेगा और u को इंटीग्रेट करने से मिलेगा फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू u. लिहाजा यहां पर जो फाइनल इंटीग्रल सॉल्व करना है दैट इज u du डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर टू द 3/2. अब ये आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, या अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके किसी इंटीग्रल टेबल्स में देख लें. नतीजा आपके सामने है mc स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस mc स्क्वेयर. अब ये जो डिफरेंस है mc स्क्वेयर्ड इंटू गामा माइनस mc स्क्वेयर्ड, ये फर्क उस काम की वजह से है जो उस कुव्वत ने किया उस जिस्म के ऊपर. दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स. लिहाजा यहां से हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं और जिस तरह हमने मोमेंटम को डिफाइन किया था इसी तरह से हम एनर्जी को डिफाइन करके इसको एक नया मतलब दे रहे हैं. वी हैव डिफाइंड इट नाउ एज गामा इंटू mc स्क्वेयर्ड या mc स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर. इस डेफिनेशन के तहत अगर वेलोसिटी उस पार्टिकल की 0 भी हो जाए तो भी एनर्जी 0 नहीं होती. जो कम से कम एनर्जी इस पार्टिकल की बनती है इसको रेस्ट एनर्जी कहा जाता है और इसकी कीमत है मास इंटू सी स्क्वेयर्ड. ये एक बहुत इनकलाबी बात हमारे सामने आई. आमतौर पे तो हम ये समझते रहे कि अगर कोई जिस्म साकिन है तो उसकी एनर्जी 0 होगी, लेकिन यहां पर यह पता चल रहा है कि साकिन होने के बावजूद उसकी एनर्जी उसके मास के प्रोपोर्शनल है एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वेयर्ड. अगर आप ये डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो फिर जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो एनर्जी कंजर्व रहती है. बसूरत दीगर ये नहीं होती. जिस तरह हमने मोमेंटम के साथ देखा था कि जब 2 पार्टिकल्स टकराकर 2 या 2 से ज्यादा में तब्दील हो जाते हैं तो मोमेंटम सिर्फ उस सूरत में कायम रहता है, कंजर्व रहता है, अगर हम मोमेंटम को गामा टाइम्स mv लिखें. mv लिखने से काम नहीं बनेगा. इसी तरह यहां पर हम जब तक इसको गामा mc स्क्वेयर्ड ना लिखें तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. अब हम ये देखना चाहेंगे कि इससे मतलब क्या निकलता है और जो कुछ हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सीखा है ये उसके साथ किस तरह से ताल्लुक रखता है. फर्ज कीजिए कि वेलोसिटी की वैल्यू कम है. कम से मुराद ये कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है. ऐसी सूरत में हम गामा फैक्टर को एक्सपैंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से या जिस तरह से भी आप करना चाहें. तो k की वैल्यू निकालें. k इज e माइनस mc स्क्वेयर्ड. mc स्क्वेयर्ड या e नॉट एक ही बात है. अब आप 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वेयर्ड ओवर सी स्क्वेयर्ड को जब एक्सपैंड करते हैं तो उससे 1 प्लस यू स्क्वेयर्ड ओवर 2c स्क्वेयर्ड आता है और उसके अलावा और बहुत से टर्म्स हैं जिनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं बशर्ते कि u की वैल्यू c से बहुत कम हो. चुनाचे यहां से जो k निकलता है, k इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय योर फोर्स और ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu स्क्वेयर्ड न्यूटन के फॉर्मूले के मुताबिक. तो यहां से हमें यह मालूम हुआ कि बशर्ते कि ये पार्टिकल बहुत ज्यादा तेजी से हरकत ना कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu स्क्वेयर्ड या हाफ mv स्क्वेयर्ड, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें. अब E इज इक्वल टू गामा mc स्क्वेयर्ड और P
गामा mu है, यहां से हमें u की कीमत पता चलती है, मतलब ये कि द स्पीड विच इज देन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय गामा इनटू m, और इसको आप अगर लिखना चाहें दिस इज p इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई e। थोड़ा सा अलजेब्रा और कीजिए, इसमें गामा की वैल्यू डालिए और अलजेब्रा करने के बाद हमें यह नतीजा मिलता है कि E स्क्वेयर्ड यानी कि द स्क्वायर ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू सी स्क्वेयर्ड इंटू द मोमेंटम स्क्वेयर्ड, और याद रहे कि दिस इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम स्क्वेयर्ड प्लस m स्क्वेयर्ड c टू द पावर फोर्थ। यह एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, E स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वेयर्ड p स्क्वेयर्ड प्लस m स्क्वेयर्ड c टू द फोर्थ। देखें इससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। एक बात तो यह सामने आती है कि अगर m की वैल्यू 0 हो, मतलब यह कि अगर ये एक मैसलेस पार्टिकल हो, फिर भी इसकी एनर्जी 0 नहीं होगी। इस फॉर्मूले के मुताबिक E इज इक्वल टू सी टाइम्स p। गोया के एक फोटोन लाइट का पार्टिकल है जिसका कोई मास नहीं है, वो भी एनर्जी कैरी करता है, और इसमें कोई ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, इस वास्ते कि जब आप टॉर्च के सामने या किसी लेजर के सामने या धूप में अपना हाथ रखते हैं तो क्या आपको यहां कुछ महसूस नहीं होता अपने हाथ पर? जरूर होता है। और ये इस बात की दलील है कि फोटॉन्स या लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ऑल कैरी एनर्जी। कितनी एनर्जी, ये उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर मुनहसर है। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक बहुत मशहूर फॉर्मूला है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, E इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वेयर्ड, ये फिजिक्स का शायद सबसे मशहूर फॉर्मूला है। अगर कोई पार्टिकल खड़ा हो, दैट इज एट रेस्ट, और तो उस सूरत में गामा की वैल्यू 1 होगी, लेकिन फिर भी E 0 नहीं होगा, E विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वेयर्ड। ये मशहूर इस वास्ते है कि यहां से आपको पता चलता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या अगर आप m को लिखें एज E डिवाइडेड बाय E स्क्वेयर्ड, तो एनर्जी को आप मास में तब्दील कर सकते हैं। इसकी बेइंतहा एप्लीकेशंस हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत बनती है। अब सबसे पहले आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हवाले से देखें। अगर कोई सी शय है, आप उसको 2 में तोड़ते हैं, तो दोनों के मासेस को अगर आप ऐड करें तो वो टोटल मास के बराबर बनता है, यानी कि उस शय के मास के बराबर बनता है जिसको तोड़ा गया। लेकिन रिलेटिविटी में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई भारी एटम है और वो भारी एटम टूटता है, तो जितना मास भारी एटम का था और जो छोटे एटम उसके नतीजे में पैदा हुए, जरूरी नहीं है कि दोनों के मासेस बराबर हों। सो m may not be equal to m1 plus m2 plus m3 अगर ये 3 टुकड़ों में टूटा है। जो फर्क है कैपिटल M में और m1 plus m2 plus m3 वगैरह में, ये एनर्जी का फर्क है, और ये एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई यूरेनियम का एटम है और वो 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूटता है, तो वो टुकड़े फिर बहुत काइनेटिक एनर्जी अपने साथ लेकर निकलते हैं। अगर ये यकदम हो तो इसको एटम बम कहा जाता, और अगर इसको एक कंट्रोल्ड अंदाज में रिलीज किया जाए तो ये तवानाई मुस्तकिल तौर पर निकलती रहती है। इसको फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने के वास्ते वगैरह। तो ये न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। अब आप इस चीज को उलट भी सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर आपके पास एनर्जी है तो उस एनर्जी के साथ आप पार्टिकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां मैं इसकी कोई ज्यादा तफसील नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तसर ये कि जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह मेरा मतलब ये कि उसी मास का लेकिन ऑपोजिट चार्ज का एक एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन बिल्कुल वैसा ही है